1947 में जब पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद हुए, दोनों मुल्कों की शुरुआत काफ़ी मिलती जुलती थी। दोनों ने ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का तजुर्बा देखा था, दोनों को माइग्रेशन और पार्टीशन के जख्म मिले थे और दोनों की इकोनॉमीज कमज़ोर हालत में थी। लेकिन आज तकरीबन 75 साल बाद तस्वीर बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आती है। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में शामिल है, जबकि पाकिस्तान बार बार IMF के प्रोग्राम्स का सहारा लेता नजर आता है। सवाल यह है कि आखिर ये फर्क पैदा कैसे हुआ? क्या इंडिया ने कोई गैर मामूली काम किया या हमसे कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गलतियां हुई जो वक्त के साथ महंगी साबित हुई? दिलचस्प बात यह है कि शुरुआती दौरों में ये फर्क इतना नुमायां नहीं था। 1990 के आसपास पाकिस्तान और इंडिया की पर कैपिटा इनकम लगभग बराबर थी, और पर कैपिटा इनकम का मतलब है मुल्क की टोटल इनकम को जब मुल्क की पॉपुलेशन से डिवाइड करें तो जो अमाउंट आती है वो पर कैपिटा इनकम होती है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मुल्क की टोटल इनकम $1 ट्रिलियन है और पॉपुलेशन 500 मिलियन है, तो $1 ट्रिलियन डिवाइडेड बाय 500 मिलियन करें तो पर कैपिटा इनकम $2000 होगी। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, पर कैपिटा इनकम ये नहीं बताती कि हर शख्स वाकई इतने पैसे कमाता है, यह सिर्फ एवरेज होती है। और 1990 में पाकिस्तान और इंडिया की पर कैपिटा इनकम लगभग $370 पर पर्सन थी। लेकिन अगले 30 सालों में दोनों मुल्कों के रास्ते अलग होते गए। 2021 तक इंडिया की पर कैपिटा इनकम रफली $2300 तक पहुंच गई, लेकिन पाकिस्तान का लेवल उससे काफ़ी नीचे रह गया। सिर्फ 3 दहाइयों में इतना बड़ा गैप किसी एक वजह से पैदा नहीं होता। इसके पीछे पॉलिसी डिसीजंस, इंस्टीट्यूशंस और प्रायोरिटीज का किरदार होता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फिर यह डाइवर्जेंस कब शुरू हुई? बहुत से इकोनॉमिस्ट की नज़र में इसका अहम मोड़ 1991 था। उस वक्त इंडिया सख्त इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार था। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इतने कम रह गए थे कि मुल्क के पास चंद हफ्तों की इंपोर्ट्स कवर करने के लिए भी डॉलर मुश्किल से बचे थे। हालात यहाँ तक पहुँच गए थे कि इंडिया को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा। लेकिन इसी क्राइसिस ने एक मौका भी पैदा किया। 1991 में फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह की क़यादत में इंडिया ने बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का आगाज किया। ट्रेड बैरियर्स कम किए गए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए दरवाजे खोले गए और प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा स्पेस दी गई। ये रिफॉर्म्स एक दिन में मौजा नहीं लाए, लेकिन उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को ग्लोबल मार्केट के साथ जोड़ दिया। अगले कई सालों तक इंडिया ने मुस्तकिल तौर पर 6 से 7% के करीब इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल की। इस दौर में पाकिस्तान को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना था। 1990 की दहाई में सियासी इंस्टेबिलिटी नुमायां रही। सिर्फ एक डेकेड के अंदर कई हुकूमतें तब्दील हुई और पॉलिसी कंटिन्यूटी मुतासिर होती रही। जब पॉलिसीज बार बार बदलती हैं तो इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग मुश्किल हो जाती है। नतीजा ये निकलता है कि इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन की रफ्तार सुस्त पड़ जाती है। लेकिन मसला सिर्फ सियासी इंस्टेबिलिटी तक महदूद नहीं था। पाकिस्तान को मुख्तलिफ दौरों में अमेरिका, IMF, चाइना और गल्फ कंट्रीज से माली मदद और कर्जों की सूरत में सहारा मिलता रहा। यह सपोर्ट कई मरतबा फॉरेन क्राइसिस को टालने में मददगार साबित हुई, लेकिन इसके साथ साथ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को भी अक्सर पीछे धकेल दिया गया। टैक्स बेस को वसी करना, एनर्जी सेक्टर की इनएफिशिएंसीज दूर करना और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज को मजबूत बनाना वो काम थे जो लगातार तवज्जो मांगते थे, मगर अक्सर मुकम्मल तौर पर नहीं हो सके। नतीजा यह हुआ कि कर्जों का बोझ वक्त के साथ साथ बढ़ता गया। आज भी पाकिस्तान के बजट का बहुत बड़ा हिस्सा डेट सर्विसिंग पर खर्च होता है, जिसकी वजह से तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे शोबों के लिए रिसोर्सेज महदूद रह जाते हैं। दूसरी तरफ इंडिया ने भी मुश्किलात का सामना किया, लेकिन 1991 के बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का बुनियादी फ्रेमवर्क कायम रखा। मुख्तलिफ सियासी पार्टीज हुकूमत में आती रहीं, मगर इकोनॉमिक डायरेक्शन में बुनियादी तब्दीली नहीं आई। इसी पॉलिसी कंटिन्यूटी ने इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस दिया और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बेहतर माहौल पैदा किया। यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि इंडिया के तमाम मसाइल हल हो चुके हैं। वहाँ भी गुर्बत, इनइक्वालिटी और सोशल चैलेंजेस मौजूद हैं, लेकिन एक चीज़ जो नुमायां नजर आती है वो इकोनॉमिक पॉलिसी की मुस्तकिल सिमत है। गवर्नमेंट्स तब्दील होती रही, मगर ग्रोथ और रिफॉर्म्स का सफर जारी रहा। पाकिस्तान में यह कंटिन्यूटी अक्सर मुतासिर होती रही। हर नया दौर अपनी प्रायोरिटीज के साथ आया और कई मरतबा पहले से शुरू प्रोजेक्ट्स या रिफॉर्म्स मुकम्मल होने से पहले ही रुक गए। तालीम और इंसानी सरमाए का पहलू भी इस बहस का अहम हिस्सा है। इंडिया ने डिफेंस के साथ साथ हायर एजुकेशन और टेक्निकल इंस्टीट्यूशन पर भी भारी इन्वेस्टमेंट की।
IITs और दूसरे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ने ऐसी वर्क फोर्स तैयार की जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी और इनोवेशन सेक्टर में नुमाया मकाम हासिल कर सकी। पाकिस्तान ने भी टैलेंट की कमी कभी महसूस नहीं की। हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और IT प्रोफेशनल्स दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते हैं। मसला यह है कि इनमें से बहुत से लोग अपनी स्किल्स और तजर्बा मुल्क के अंदर इस्तेमाल करने के बजाय बाहर ही सेटल हो जाते हैं। इस फिनोमेना को आमतौर पर ब्रेन ड्रेन कहा जाता है और ये अपने आप में एक अलग और गहरा मौजू है। तो आखिर नतीजा क्या निकलता है? इंडिया और पाकिस्तान की कहानी सिर्फ नंबर्स की कहानी नहीं है, ये इंस्टीट्यूशंस, पॉलिसी कंटिन्यूटी, रिफॉर्म्स और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की कहानी है। इंडिया ने 1991 के क्राइसिस को रिफॉर्म्स के मौके में तब्दील किया, जबकि पाकिस्तान कई मरतबा फौरन रिलीफ हासिल करने में कामयाब रहा मगर बुनियादी मसाइल को मुकम्मल तौर पर हल न कर सका। ये बात पाकिस्तान पर तनकीद करने के लिए नहीं की जाती, बल्कि इसलिए कि किसी भी मसले का हल उस वक्त तक मुमकिन नहीं होता जब तक उसकी असल वजह को समझा न जाए। इंडिया की कहानी हमारा मुकाबला करने के लिए नहीं है, बल्कि एक मिसाल और एक आईना है, और कभी कभी तरक्की की तरफ पहला कदम इस आईने में देखकर अपनी कमजोरियों को पहचान लेना होता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।